हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन एजुकेटर। हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन के सेशन में आज हमारी वीडियो की शुरुआत होती है हाउ टू बिकम वेल्दी से। वेल्दी कैसे बने इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। अब वेल्दी बनने के लिए ना एक वेल्थ पिरामिड होता है जिसके 4 स्टेजेस हैं। पहला आता है इसके अंदर माइंडसेट, दूसरा आता है एक्सपेंस टू इनकम रेशो, तीसरा आता है सेविंग और उस सेविंग से आती है आपकी वेल्थ। अब ये सारी चीजों में माइंडसेट, एक्सपेंस टू इनकम रेशो, सेविंग, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये क्या हैं, इनको हम आगे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माइंडसेट। ये वेल्दी होने के लिए ना सबसे फंडामेंटल चीज है। यहाँ पे ना आपको वेल्दी होने के लिए आपको पहले अपना माइंडसेट को डेवलपिंग करना पड़ेगा। डेवलपिंग माइंडसेट का क्या मतलब है? पहले आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आपको वेल्थ चाहिए। हम में से बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कभी अपने दिमाग में सोचते ही नहीं कि मुझे कभी कोई वेल्थ क्रिएट करनी है। मेरा तो यार रोटी पानी चल जाए यही बहुत है। ये बात आपने बहुतों से सुनी होगी। अब ये नहीं है कि वो वेल्थ चाहते नहीं है, वो बस क्या है, वो उस चीज के बारे में ना और अच्छे से सोचते नहीं है। यहाँ दिक्कत फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है ना वेल्थ की, वो ये है कि वेल्थ क्रिएट करने से पहले ना आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। आपको आपको एक माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ता है जो क्यूरियस हो। एक माइंडसेट ऐसा डेवलप करना पड़ता है जो कैसे बनूं इसके लिए सोच रखता हो। यहाँ पे हमको उस माइंडसेट को बनाने के लिए, वो माइंडसेट, वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी अटेन करने के लिए हमको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानना पड़ता है। हमें मनी कैसे काम करती है ये समझना पड़ता है। और इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ इंट्रिकेटेड स्टेप्स हैं कि आप कैसे वो माइंड, जो वेल्दी माइंडसेट है ना, उसे अटेन कर सकते हैं। अब ये सारे हमारे स्टेप्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब वेल्दी होने से पहले वेल्दी माइंडसेट बनाना पड़ता है, और वेल्दी माइंडसेट क्रिएट करने के लिए ना सबसे फंडामेंटल जो चीज आती है, जो हमारा स्टेप 1 है, वो है नॉलेज। वेल्दी माइंडसेट बनाने के लिए पहले आपको नॉलेज अटेन करनी है। नॉलेज क्या अटेन करनी है? आपको सारे बेसिक्स, सारे फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मनी कैसे काम करता है। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेविंग काम करती है, कैसे इन्वेस्टमेंट काम करती है। आपके दिमाग में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही हम अपनी जो माइंडसेट की या अपनी वेल्थ की जो जर्नी है उसे आगे ले जा सकते। अब एक बार हमने जैसे ही नॉलेज अटेन कर ली, अब उस नॉलेज से क्या करेंगे? हम उस नॉलेज से ना हम एक आइडिया लाएंगे। अब मैं आपको एक नॉर्मल बात बताती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है। 12th तक आपके अंदर बेसिक, 10th तक, 12th तक आपकी बेसिक एजुकेशन होती है। फिर उस एजुकेशन से जो आपको नॉलेज मिली होती है, आप उसके बाद अपना जो फील्ड है, अपना जो पाथ है, वो चुनते हैं कि आपको ये करना है या आपको ये करना है। सेम यहाँ पर है। यहाँ पे आप पहले नॉलेज अटेन करोगे, आपको सारी चीजों के बारे में पता है कि साइड हसल क्या होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट में रियल एसेट में इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉक्स के अंदर होती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर एसआईपी के अंदर होती है। ये सब हमें पता है। अब हमें सारी चीजों के बारे में पता है, उसके बाद हम अपना आइडिया बनाएंगे कि हमें कहाँ से करना है, कौन सा डायमेंशन है जिसके अंदर हमको आगे बढ़ना है। तो हम एक आइडिया जनरेट करेंगे कि हम ऐसे 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 करते हैं, जिसकी वजह से हम एक प्लान जनरेट करेंगे कि भैया हम या इस पाथ को लेंगे अपनी वेल्थ की जर्नी में। अब हमारे पास पाथ हो गया। अब पाथ हमें पता है कि हमें इस रास्ते पे जाना है, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें कहाँ तक जाना है। तो हम क्या करेंगे? अपने गोल्स बनाएंगे। हर इंडिविजुअल का जो गोल होगा ना वो सारा डिफरेंट होगा। अब इंडिविजुअल का डिफरेंट गोल का क्या मतलब है? एक पर्सन है जिसके लिए अपनी रिटायरमेंट में ना उसने 1 करोड़ अचीव कर लिया, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक पर्सन है जिसको कम से कम 100 करोड़ चाहिए, नहीं तो 1000 करोड़ चाहिए। अब वो वहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है? पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट अप्रिशिएट नहीं हो रही है। यहाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपके एम्स है, क्या आपकी एस्पिरेशंस है, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या लाइफस्टाइल चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट होती है। तो सबका अपना अपना आइडिया बनता है नॉलेज के बाद, और सबका अपना अपना गोल होता है। तो हमें क्या करना है? हमने पहले नॉलेज अटेन करनी है। फिर जितने इंडिविजुअल्स होंगे वो अपना अपना एक आइडिया
चूज़ करेंगे और फिर उस आइडिया के लिए एक गोल सेट करेंगे कि ये मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना है। अब क्या है कि जो हमारी ये वेल्थ की जर्नी है ना, यहाँ पे ना हार्ड वर्क काम नहीं करता है। यहाँ आपको हार्ड वर्क चाहिए जब आप नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हो। जब आप अपना नॉलेज अटेन कर रहे हो तो आप क्लासेस करोगे, आप लेक्चर सुनोगे, आप किताबें पढ़ोगे, तो वहाँ आपका थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा। पर जब आपने एक बार अपना गोल सेट कर लिया ना, तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? अब मैं आपको बोलूँ कि आप दिन में 4 जॉब करके पैसा नहीं जोड़ सकते हो। पर अगर आप एक नॉर्मल जॉब करते हो बट अपना एक्सपेंस टू इनकम का रेशियो सही बना के रखते हो, सेविंग करते हो, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, तो आप उससे ज़्यादा पैसा जोड़ सकते हो, आप उससे ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ हमें हार्ड वर्क की जगह यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। एक प्लान बनाना होता है, उस प्लान पे स्मार्ट एक्ट करना होता है। अब हमारे पास आती है कमिटमेंट। जो हमारी वेल्थ की जर्नी है ना, वो हमेशा लॉन्ग होती है। आप अगर बड़े-बड़े जो आज की डेट में रिच मैन हैं, जो फोर्ब्स की लिस्ट में भी आप लोगों को देखोगे, उनकी जो वेल्थ है ना, जो आपको दिख ही रही है, वो उनकी जो जो भी उनका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के 20 साल, 30 साल की मेहनत के बाद उनकी वेल्थ जो है एकदम से दिखती है, एकदम से एक्स्पोनेंशियली ग्रो करती है। ये क्यों करती है? क्योंकि वेल्थ का ना एक बहुत बेसिक एस्पेक्ट है कि वेल्थ ना लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगी। वेल्थ कभी भी छोटे टर्म में आपको नहीं दिखेगी। आपके पास आज एक बड़ा पैसा आया, आपने एक लग्ज़री चीज़ ले ली, उससे आप थोड़ा रिच दिख जाओगे। पर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो आपको कंसिस्टेंटली कमिटेड होके ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप वो उस रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ता है वेल्थ के लिए। तो इसलिए वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए या वेल्दी माइंडसेट जनरेट करने के लिए हमें कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। हमने कोई प्लान बनाया है, ये हमारा गोल है, उस गोल तक हम पहुँचेंगे कैसे? हम उस गोल तक पहुँचने के लिए हमें कमिटमेंट चाहिए कि मैंने अगर ये सोचा है कि मैं 5000 रुपीज़ पर मंथ बचाऊँगा अपनी सैलरी में से, तो अब मैं उसे बचाऊँगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक नई आइटम आ गई या कहीं घूमने का वो आ गया तो मैं बोलूँगा अरे इस महीने छोड़ अगले महीने करूँगा, तो ऐसे काम नहीं चल सकता। वेल्थ की जर्नी के अंदर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रस्ट। हमें ये पता है हमने ये सब आइडिया बना लिया, हमने सारा गोल बना लिया, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हम थोड़ा-थोड़ा कमिटमेंट के साथ हम काम भी कर रहे हैं। पर अब हमें ट्रस्ट भी चाहिए। आपको आपने जो जर्नी का पाथ चुना है, क्या जो गोल आपने चुना है, जो काम आप कर रहे हो, जो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने सोचा है कि मैं ये डाल रहा हूँ या ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी जर्नी के अंदर आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट का पॉइंट यहाँ पे इसलिए आता है ना क्योंकि यहाँ पे ना जो वेल्थ है आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगी। तो लॉन्ग टर्म बाद आगे आने वाले 20 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, उस 20 साल तक मैं रोज़ एक चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ कि 20 साल बाद मेरे पास मैं करोड़पति हो जाऊँगा। ठीक है? तो अब मुझे कम से कम जो मैं काम कर रहा हूँ, उस पे तो कम से कम भरोसा होना चाहिए ना कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इससे ये इस प्रोसेस को करने से मुझे मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो हमें ये पता चला कि वेल्दी माइंडसेट बनाने के कौन-कौन से स्टेप्स हैं। पहले आप नॉलेज अटेन करोगे, उस नॉलेज से आप एक आइडिया बनाओगे अपना। ये आइडिया आपके अकॉर्डिंग होगा कि जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से गोल सेट करोगे, उस गोल को अचीव करने के लिए स्मार्ट वर्क का एक प्लान बनाओगे, स्मार्ट वर्क करोगे। फिर वो जो आप काम कर रहे हो, उसे लॉन्ग टर्म में क्योंकि आपको करना है, तो उसके लिए आप अपने आप से कमिटमेंट रखोगे और जो आपने प्रोसेस चूज़ करी है, उस पे आप ट्रस्ट करोगे। इस तरीके से आप एक वेल्दी माइंडसेट जो है, वो अचीव करते हैं। अब हमारा जो वेल्थ का पिरामिड है, हम उसके नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी एक्सपेंस टू इनकम की रेशो। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो होता है कि आपका जो एक्सपेंस है ना, वो एक्सपेंस कभी भी आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक्सपेंस के अंदर सारे लग्ज़री आइटम्स, सारी नीड्स, सारे वांट्स ये सब कवर होते हैं। मुझे घूमना-फिरना है, वो सब भी मैं अपनी इनकम के अंदर ही करूँगा। मुझे कोई अच्छी चीज़ चाहिए, वो भी उसी के अंदर कवर होगी। मुझे कहीं खाना-पीना है, वो सब भी मेरे इनकम में कवर होगा। मैं कभी भी कोई भी लोन लेकर, कोई भी डेट लेकर हम ये नहीं करेंगे कि हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। तो ये
जो एक्सपेंस टू इनकम की रेशो है ना, हम उसे हमेशा मैनेज करके हमें चलना होता है। अब इसे चलना होता है, ये बातें आपने बहुतों से सुनी तो होंगी। अब उसे कैसे अटेन करना है ये सीखते हैं। पहला स्टेप है इसके अंदर कि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो, चाहे वो आपकी ज़रूरी एक्सपेंस है, चाहे वो आपकी नी वांट्स है, चाहे वो चीज़ें आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हो। हमेशा अपने एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करके रखिए कि आप कौन-कौन से एक्सपेंस कर रहे हैं, आप उसका एक लेजर बना के रखिए कि कितना एक्सपेंस कर दिया, अब एक्सपेंस करने के बाद मेरी कितनी सैलरी बची है। उसके अलावा सैलरी आते ही या सैलरी आने से पहले ही कि आप बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद हम में से बहुत लोग हैं बजट बनाते हैं, बट बजट कोई फॉलो नहीं करता। तो आपको उस बजट को मेंटेन और उसे फॉलो भी करना है। मेंटेन करना है मतलब लेजर बना-बना के रखना है कि आप ये एक्सपेंस कर रहे हो, इतना-इतना पैसा आपके पास बच रहा है और साथ में उसे फॉलो करना है कि भई अगर मैंने सोचा है कि मैं 5,000 या 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट जो है अपनी सैलरी में से निकाल के रखूँगा सेविंग के लिए, तो मैं वो चीज़ करूँगा। ये मेरा बजट है, ये मेरी प्लानिंग है और मुझे इसी हिसाब से चलना है। उसके अलावा जो हमारे अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं, जो लग्ज़री के चीज़ें हैं, जो सिर्फ़ हम दिखावे के लिए करते हैं, जो नॉन प्रायोरिटी के एक्सपेंसेस हैं, उसे भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे। अब हमारा सेकंड एस्पेक्ट आता है एक्सपेंस टू इनकम रेशियो के अंदर डेट। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि डेट नहीं लेना चाहिए, लोन्स नहीं लेने चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन और क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज़ करें ना, तो जो आपकी सेविंग में एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल वो प्ले करते हैं। ठीक है? आपको डेट लेना तो है, बट आपको प्रोडक्टिव डेट लेना है। आपको ऐसा डेट नहीं लेना जो आपने सिर्फ़ कंज़्यूमर आइटम्स के अंदर ले लिया। जो चीज़ आपको ज़रूरत भी नहीं थी, आपने जस्ट वो ईएमआई पे मिल रही है इसलिए आपने ले ली। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? उसके अलावा ना आपका पूरा फ़ोकस होना चाहिए कि मैंने अगर एक कोई डेब्ट ले रखा है, तो अब मुझे उसकी रिपेमेंट करनी है। ये नहीं कि अरे वो हो जाएगा, वो बाद में दे दूँगा, एक डेब्ट ऑलरेडी चल रहा है, मैंने एक और डेब्ट ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब डेब्ट से हमारा सेविंग कैसे कर सकते हैं हम, डेब्ट के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, हम किस तरीके से प्रोडक्टिव डेब्ट कर सकते हैं, वो इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम पूरे डेब्ट को एनालाइज़ करेंगे। उसके अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि डेट के अंदर ना आप थोड़ा पे इन कैश की हैबिट रखिए। पे इन कैश का मतलब ये नहीं है कि आप कैश में करिए, ऐसा कुछ नहीं है। पे इन कैश का मतलब है आप लोन नहीं कर रहे हो, आप डाउन पेमेंट्स कर रहे हो। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो लोन का पोर्शन है ना, उसे आप डाउन पेमेंट में कीजिए। इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे। पहली बात तो आपका लोन कम का अमाउंट का बनेगा। अगर लोन कम अमाउंट का बन रहा है, तो उस लोन पे जो आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो कम हो जाएगा। आपका 1 लाख के लोन पे इंटरेस्ट कुछ और लगेगा, 80,000 70,000 का लोन है, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, वो कम हो जाएगा। उसके अलावा ना कहीं न कहीं ये अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है यहाँ पे। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी 20-30,000 की सैलरी है और वो 2-2 3-3 लाख का सामान सिर्फ़ इस उस पे ले लेते हैं कि यार ये तो मुझे ईएमआई पे मिल रहा है। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं देना, ईएमआई है कोई बात। अब कहीं न कहीं ना आप अपनी जो सैलरी है, अगर आप उसमें मैं ये समझती हूँ आपने 5,000 रुपीज़ की ईएमआई करी 3 साल के लिए, तो आपको वो सामान तो मिल गया पर उस सामान से कोई बेनिफिट थोड़ी ना मिल रहा है आपको। आपको तो जो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है बड़ा अच्छा लगा। आप कोई भी नया फ़ोन लेके आते हैं ना, तो अगर आपकी ज़रूरत का हो तो वो बात समझ आती है, अगर वो ज़रूरत का नहीं है ना, तो उसके जो नए फीचर्स हैं ना, वो शुरुआती 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल फ़ोन की तरह काम करता है, वो नॉर्मल गाड़ी की तरह काम करती है चीज़, जो उसका नॉर्मल फंक्शन है। तो जो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है ना, वो इंस्टेंट ही रहती है। बट आपने क्या किया, आपने 3 साल का लोन ले रखा है, अब आपको लोन तो चुकाना पड़ेगा। उसकी जगह अगर आप कम पैसे का अमाउंट लेते या ज़्यादा डाउन पेमेंट ले लेते, तो आपको छोटी आइटम से भी काम चल जाता। तो अगर आपको ये हैबिट है कि आप अपने लोन का एक कुछ 25-30% या कुछ भी परसेंटेज जो आप कंफर्टेबल हो, वो परसेंटेज आप हमेशा उसकी डाउन पेमेंट में दे देते हैं। तो डाउन पेमेंट में देने से क्या होगा, आप अफोर्डेबिलिटी अपनी चेक कर पाएँगे। अगर मैं इसको डाउन पेमेंट पे नहीं खरीद सकता, तो इसका मतलब है कि ये मेरी सैलरी है ना, उस हिसाब से ये सही चीज़ नहीं है, मेरी सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं अब इसी में ना थोड़ा कम रेंज में कोई चीज़ ढूँढूँगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनकम का ज़ोन है, मैं उसी इनकम के ज़ोन के हिसाब से अपने खर्चे करूँगा। ये हम मैनेज कर पाते हैं अगर हम पे इन कैश की हैबिट रखते हैं। उसके अलावा आप किसी भी तरह का डेट लें, आप किसी भी तरह का लोन लें, क्रेडिट लें, हमेशा उसका जो पे आउट पीरियड है, उसे फिक्स रखें। इवन उसे
छोटा रखें। मतलब कोई भी 10 साल, 15 साल, 25 साल का लोन पीरियड मत रखिए। 5 साल, 7 साल, 8 साल, जितने जल्दी हो सके उसे कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ जो भी आपकी जो मंथली ईएमआई है ना, उसको ऑटो डिडक्शन पे लगा लीजिए, ताकि सैलरी आते ही वो डिडक्ट हो जाए, ताकि वो पैसा आपसे कहीं खर्च ना हो सके। तो ये हमारा 2 तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपना एक्सपेंस टू इनकम की रेशियो को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जो वेल्थ पिरामिड थी उसके सेकंड स्टेज में कंप्लीट हो गए। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज है सेविंग। अब हमने बहुतों से सुना है कि सेविंग करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सेविंग करनी चाहिए। बट कैसे करनी है सेविंग, ये समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि हमें रैशनलाइज़ करना पड़ेगा नीड्स और वांट्स में। हम कोई भी सामान लेते हैं, तो हमें अपने दिमाग में पहले ये सोचना पड़ेगा, यार ये मेरी ज़रूरत है या ये मेरे को सिर्फ़ ऐसे ही चाहिए इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो पहले ना कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले हमें इस बारे में एनालिसिस करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे आप सोचने का टाइम ले लेते हो ना, तो सोचते ही आपका जो रैश में आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ऐसी खून गरम था ले लिए, ये वाला चीज़ सिस्टम नहीं आता है। अब हमने रैशनलाइज़ किया नीड्स और वांट्स के बीच में, और फिर जो अपनी वांट्स हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लग्ज़री आइटम्स हैं, हम उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा बजटिंग। आप हमेशा अपना मंथली जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उसको ट्रैक कीजिए, एक बजट बनाइए और उस बजट पे चलिए। ये हमारा एक सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सेविंग के लिए। अब आपने जो भी सेविंग का एक अमाउंट चूज़ कर रखा है, कोई भी अमाउंट हो वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपीज़ पर मंथ, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको अपने गोल के हिसाब से आपने अपने सेविंग का अमाउंट चूज़ कर रखा है। अब आपको उस सेविंग के अमाउंट को ना ऑटो डिडक्शन पे लगाना है कि सैलरी आते ही वो डिडक्ट हो जाए। आपको अपनी मर्ज़ी से वो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो डिडक्शन पे है। जो आप ये सोचते हैं ना, यार इस महीने छोड़ अगले महीने सेव कर लूँगा, वो वाला चीज़ नहीं आएगा इसके अंदर, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आएगा। उसके अलावा जिस प्रोपोर्शन में 10% सैलरी की इंक्रीमेंट मिली आपको, तो आप अपनी सेविंग को भी 10% बढ़ाएँगे। ये भी बहुत ज़रूरी है सेविंग के अंदर। आपकी सेविंग कभी भी सेम नहीं हो सकती। आपके जिस प्रोपोर्शन में आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, उस प्रोपोर्शन में हम लोगों को अपनी सेविंग को भी इंक्रीज़ करना होता है। उसके अलावा एक और चीज़ आती है जो सेविंग में एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है, उसे बोलते हैं हम इंश्योरेंस। आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अपना, आपके पेरेंट्स, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, इन सब की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आपको करा के रखनी पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उनकी सालों भर की जो उनकी सेविंग होती है ना, वो एक छोटा-सा हेल्थ इमरजेंसी आती है और उनकी सारी की सारी सेविंग चली जाती है। इससे बचने का सिर्फ एक इलाज है, वो है कि आप अपने एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंस और ऐड कीजिए जिसको हम बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हम सबको हेल्थ इंश्योरेंस अपना करा के रखना होता है, ताकि कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आए, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए, तो हम प्रिपेयर रहे। हमने जो इतनी मेहनत से अपनी सेविंग करी है ना, वो सेविंग बर्बाद ना हो। इसके लिए हम लोगों को इंश्योरेंसेस करा के रखनी चाहिए। अब हमारे पास बात आती है, ये तो हमें पता चल गया कि सेविंग करनी चाहिए। अब सेविंग का लोग क्या-क्या करते हैं, हम एक बार ये भी डिस्कस करते हैं। कुछ लोग होते हैं, वैसे तो मेजॉरिटी जो हमारा मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो क्या करती हैं, अपनी सेविंग को अपने सेविंग अकाउंट में रख देती है, अपने बैंक में रख देती है। बैंक में पैसा जो पड़ा है, वो कभी आपकी वेल्थ नहीं बना सकता। उल्टा इन्फ्लेशन से, टैक्सेस लगा-लगा के, बैंक के चार्जेस लगा-लगा के आपकी जो मनी की वैल्यू है ना, वो हमेशा डेप्रिशिएट होती है। अब ये मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, इसका क्या मतलब है? आपके सेविंग अकाउंट में ना आपको 2 से 3% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है? बट जो आपका जो इन्फ्लेशन है आपकी इकोनॉमी की, वो 6 टू 7% से ग्रो करती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो असल में हर साल आपको आपको दिख रहा है कि 2 से 3% तो आपको दे रहा है, आपके सेविंग्स अकाउंट में बेनिफिट मिल रहा है, बट असल में वो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। आपका जो मनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, वो उल्टा 4% से डेप्रिशिएट हो रही है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आज से 5 साल पहले ₹1000 की वैल्यू क्या थी? ₹1000 में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। आज से 10 साल पहले और
ज़्यादा वैल्यू थी 1000 रुपए की, आज की डेट में उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं है। आप छोटा सा छोटा आप कहीं पे खाने पीने जाते हैं, 1000 रुपए से कम का तो बिल बनता ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि दिखने में तो जो फेस वैल्यू है 1000 रुपए की, वो 1000 रुपए है। आज से 10 साल पहले भी वो 1000 रुपए था, आज भी वो 1000 रुपए ही है। बट जो उसकी वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है ना, वो डेप्रिशिएट हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाता है। इन्फ्लेशन से जो हमारी जो अमाउंट मनी की वैल्यू है वो गिर जाती है। तो जब भी हम पैसा अपना बैंक के अंदर डालते हैं, तो हम पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, पैसे को सेव नहीं कर रहे होते, उल्टा उसकी पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी वेल्थ नहीं बन सकती। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, 5 महीने सेविंग की, 6 महीने सेविंग की और जाके एक लग्ज़री आइटम उठा लाए। आपने अगर कोई भी चीज़ स्पेंड कर दी, तो वो आपकी वेल्थ तो बना ही नहीं सकती। तो कभी भी कंज़्यूम करके आप वेल्दी नहीं बन सकते। हाँ, इंस्टेंटली आप थोड़े से टाइम के लिए कुछ लोगों को दिखाने के लिए रिच लग सकते हो। मेरी सैलरी 25,000 है, पर मेरे पास सब चीज़ें एप्पल की हैं। आईफ़ोन है, आईपैड है, आईमैक है, वॉच है मेरी, सब कुछ एकदम एप्पल का है। तो उसमें आपने क्या किया, आपने अपनी जो हार्ड एंड मनी है उसे स्पेंड करके दिखावे के लिए तो ले लिया, बट वेल्थ के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। तो क्या है, कंज्यूम करने से भी आपकी वेल्थ नहीं बनती। अब नेक्स्ट एक कैटेगरी आती है जहाँ पे हम लोग जो हमने कम सेविंग की होती है उसे हम करते हैं इन्वेस्ट। अब जहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि इन्वेस्ट करने से आपकी वेल्थ बनती है। पर इन्वेस्ट करने से वेल्थ बनती है, बस यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। इन्वेस्टिंग करने के लिए भी 2 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी चाहिए हमें। पहला, इन्वेस्ट करने के लिए ना हमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या मतलब है? अगर कोई ऐसा एसेट है या कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो रिवॉर्ड है आपका वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर रिस्क बहुत कम है, तो आपको रिवॉर्ड भी कम ही दे रही होगी वो कंपनी या वो शेयर्स। तो इस तरीके से हमें रिस्क रिवॉर्ड के बारे में समझ के हम लोगों को डिसीजन लेना होता है। उसके अलावा ना जो आपकी सेविंग होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। हर पर्सन की सेविंग जो होती है वो लिमिटेड ही होती है। इसलिए सेविंग के कोई भी डिसीजन लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट के किसी भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मतलब सोचिए, समझिए पूरी। अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। किसी शेयर में कर रहे हैं तो उसके जो पूरे कागज़ात हैं उसे अच्छे से इन डेप्थ पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब हमने अपनी वेल्थ पिरामिड के 3 स्टेजेस कवर करे। हमने माइंडसेट करा, उसके बाद एक्सपेंस टू इनकम रेशियो किया, अब हमने सेविंग की। अब सेविंग से वेल्थ तक पहुँचने की जो सीढ़ी है उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का ना एक बहुत बढ़िया कोट है कि बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम इन फाइनेंशियल एजुकेशन। इसका क्या मतलब है? पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ना आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते चीज़ों को, नहीं समझते चीज़ों को, तो आप ना जान के अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे और अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने से क्या होगा, हमारे उस डिसीजन का गलत होने के चांसेस, उस डिसीजन के गलत होने की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमने ये देख लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ना आप हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। सेकंड आता है कि जो इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो ना, उसके अंदर आपकी ना एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। बैलेंस अप्रोच किस चीज़ में? आप कुछ इन्वेस्टिंग कुछ अमाउंट की ऐसे करोगे जहाँ से आपको कैश फ्लो आएगा और कुछ अमाउंट की इन्वेस्टिंग ऐसे करोगे जहाँ से आपका कैपिटल गेन हो रहा है। कैपिटल गेन का क्या मतलब है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए रखे, तो 10 लाख मैंने ऐसे इन्वेस्ट किए कि वो 10 लाख के 1 करोड़ बन जाए, ठीक है? और एक साइड पे मैंने 10 लाख का कोई ऐसा एसेट लिया है जो मुझे मंथली पे आउट दे रहा है, मेरी एक कैश फ्लो बना रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को बैलेंस अप्रोच रखनी होती है जहाँ पे हम लोगों को कैश फ्लो भी मिलता रहे और साथ में हमारा जो मनी की वैल्यू है वो भी बढ़ रही हो। मनी जो भी हमने एसेट लिया हो उस एसेट की वैल्यू भी अपने आप एप्रिशिएट हो रही हो। उसके अलावा इन्वेस्टिंग के अंदर हमें रिस्क टॉलरेंस अपना देखना होता है। हम कितना रिस्क ले सकते हैं ना,
उसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए ना इन्वेस्टिंग के अंदर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सब लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं, सबकी एस्पिरेशन डिफरेंट होती है, उस हिसाब से सबकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास कहीं और से पैसा आया थोड़ा सा, तो मैंने उसे ज्यादा रिस्क में लगा दिया। और जो पैसा मैंने हार्ड एंड मनी है मेरा, मेरे हर सैलरी से इतना-इतना अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर के मैंने उसे जोड़ा है, तो मैं उसे कम रिस्क वाली जगह पे लगाऊँगी। तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा प्रेफ़रेंस होती है आपके रिस्क के एपेटाइट के बेसिस पे। कभी ये नहीं होता कि कोई सेफ इन्वेस्टमेंट है या कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में ना आप किसी भी एसेट के अंदर पैसा लगाते हो, चाहे वो कोई रियल एसेट हो जैसे गोल्ड हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गई या कोई शेयर्स हो गए, कोई किसी भी तरह का कोई भी एसेट हो गया, हमेशा उस एसेट की रियल वैल्यू इवैल्यूएट करो और तभी उसे लो। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी आपको मिल रही है 1 सीआर की, ठीक है? पर उसका जो मतलब जो मार्केट रेट है वहाँ पे वो 50 लैक्स का ही है, बट क्योंकि उस वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो जिसकी वज़ह से उसकी वैल्यू है ना बड़ी बड़ी खिंच रखी है, बहुत एप्रिशिएटेड हो रखी है। अब इसका मतलब ये नहीं है उसकी रियल रियल एसेट नहीं है वो, रियल वैल्यू नहीं है उस एसेट की 1 सीआर। तो हमें ये चेक करना है कि हम कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी रियल वैल्यू क्या है, ये जाने बगैर हमें उसे इन्वेस्ट नहीं करना है। अब एक और पॉइंट आता है जिसको हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वो है कि इन्वेस्टमेंट में आपका क्या जो रिटर्न रेट आ रहा है, वो हमेशा हमारी जो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है ना उससे कम होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एफडीज़ आपको दे रही है, कई एफडीज़ हैं जो 5% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, बट आपकी इकोनॉमी जो है वो 6 टू 7% से ग्रो कर इन्फ्लेट हो रही है। तो क्या है, आपका आपने तो एफडी किया है अपना अमाउंट, बट आपको 2% से तो हर साल का घाटा हो रहा है। ठीक है? अब ये घाटा आपकी रियल वैल्यू पे नहीं होगा, आपको 1 लाख का 96,000 97,000 नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये होगा कि 1 लाख की वैल्यू खत्म होती जा रही है, आपको उस प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। 1 लाख की वैल्यू जैसे आप आने वाले 5 साल में 1 लाख की वैल्यू 1,20,000 हुई, बट आपको सिर्फ 1,10,000 रुपए मिले, तो 10,000 का आपके पास घाटा हो गया, उसकी रियल वैल्यू जो है वो कम हो गई है। तो इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, पहले आप ये जानिए कि क्या इन्फ्लेशन रेट है, और ये आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रेट हो, वो हमेशा आपकी इन्फ्लेशन की रेट से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? तभी वो बेनिफिट आपको देगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमेशा अपना जो पोर्टफोलियो है ना, आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखिए, अलग-अलग एसेट के अंदर रखिए। वो सारे एसेट आपके गोल्स के अकॉर्डिंग होंगे, आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होंगे। मतलब आपने कुछ एसेट रखे हैं जहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा है, तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। कई एसेट ऐसे हैं जहाँ पे रिस्क कम है पर रिवॉर्ड भी कम है। कई ऐसे लिक्विड एसेट हैं, कई ऐसे हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, कुछ हो गए गोल्ड हो गया, कुछ ईटीएफ्स हो गए, कुछ शेयर हो गए, ऐसे करके डाइवर्सिफ़ाई रखिए। अगर आप डाइवर्सिफ़ाई रखोगे ना, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट में अगर कोई गिरावट आती है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा। वो गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो ऊपर जा रहा होगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, वो एवरेज हो जाएगा। अब हमने ये बात कर ली अपना, यहाँ पे आके हमारा जो पूरा जो वेल्थ का पिरामिड है, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट से वेल्थ की तरफ पहुँच गए। अब हमने वेल्थ एक बार क्रिएट कर दी, तो अब हमें क्या करना है, अपनी वेल्थ को बचाना है। तो वेल्थ को बचाने के लिए हमें किस बारे में पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रॉयर्स ऑफ वेल्थ के बारे में। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी वेल्थ को है खराब कर देते हैं? तो अब इस 2 डिस्ट्रॉयर ऑफ वेल्थ हैं। एक होती है टैक्सेशन, एक होती है इन्फ्लेशन। टैक्सेशन कैसे? आप एक बात बताइए, आप एनुअली 25-30% का जो है आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं। उसके अलावा कैपिटल गेन हो रहा है, उस पे टैक्स लग रहा है। तो एक तरीके से अगर आप 20 से 25%, आप 15% से ग्रो कर रहे हैं, पर 25 से 30% का आप ईयरली टैक्स दे रहे हैं या आप नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ तो कट गई। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको टैक्स नहीं भरना है, आपको टैक्स भरना है, बट आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए सारे। आपको लीगल टैक्स मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जो उस पर्टिकुलर वेल्थ को बनाने के लिए या उस पर्टिकुलर बिज़नेस को करने के लिए आप जितना भी एक्सपेंस लगा रहे हो, आपको उस एक्सपेंस पे अगर कोई डिडक्शन मिल रहा है, आपको उस डिडक्शंस को लेना है, आपको कोई एग्ज़म्पशंस मिल रही है, आपको
वो एग्जम्पशंस लेनी है, तो आपको ना एक टैक्स सेविंग अप्रोच रखनी है, एक लीगल टैक्स मैनेजमेंट करनी है। और उसके अलावा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा देखो कि कौन-कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ मुझे थोड़ी टैक्स की रिबेट मिल जा रही है। तो ये सब चीज़ें करके हम टैक्सेशन से बच सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें वेल्थ मैनेजमेंट का कंटेंट पढ़ना चाहिए कि वेल्थ को और कितनी अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक डिस्ट्रॉयर ऑफ वेल्थ होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट, आपकी इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है और उस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेंसेस मॉडिफाई होंगे, आपकी सेविंग मॉडिफाई होगी, आपके इन्वेस्टमेंट मॉडिफाई होंगे। क्या मतलब है इसका? मेरी इकोनॉमी है जो 10 से 15% की इन्फ्लेशन चल रही है, तो जो मेरे नॉर्मल एक्सपेंसेस है ना, मैं उस एक्सपेंसेस को कम करूँगी। जो भी अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं, मैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करूँगी। क्यों अवॉइड करूँगी? ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा सेव कर सकूँ और उस सेविंग से मैं जो अपना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाऊँ। उसके अलावा जो मैं इन्वेस्टमेंट का रेट ले रही हूँ, थोड़ा सिक्योर जगह पे और ज़्यादा रेट लेने की कोशिश करूँ, ताकि जो इन्फ्लेशन से मेरी वेल्थ डिग्रेड हो रही है ना, मैं उसे मैनेज कर पाऊँ। तो डिस्ट्रॉयर्स ऑफ जो वेल्थ है ना, इनसे संभल के हम लोगों को अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना है। अब हम लोगों ने तो अपनी वेल्थ बचा ली, अब हमारी वेल्थ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के तक जाएगी। तो अब हम अपने जाने के बाद या अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे तैयार करें कि वो भी हमने जो इतनी मेहनत से बनाई हुई वेल्थ है उसको और प्रिजर्व कर पाए। तो अब ये पहली बात तो कैसे करें उससे पहले है कि क्यों करें, वाय आता है पहले कि क्यों हमें जरूरत है कि हम आने वाली जनरेशन को खुद प्रिपेयर कर दें कि भैया आप अपनी हमारी जो वेल्थ है उसे प्रिजर्व करके रखें। पहला, हमारा जो मास मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है, मार्केट में ना सारी चीजें आपको बढ़िया से बढ़िया आईफोन दिखते हैं, बढ़िया से बढ़िया आपको लग्जरी गाड़ियां दिखती हैं और इस टाइप की मार्केटिंग होती है ना कि यार आप बढ़िया रेस्टोरेंट्स में ही खाओ, यही लाइफ है, या इतने अच्छे से अच्छी जगह ही जाओ। ये कंज्यूमरिज्म प्रमोट हो रहा है, यहाँ पे ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गई। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? कहने को जो अगर आप बढ़िया से बढ़िया कोई लग्जरी आइटम देते हो, वो 4 दिन ही आपको अच्छी फीलिंग देगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही देगी। बट आपने तो अपना बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा चंक अपनी वेल्थ का उसके अंदर दे दिया। तो क्योंकि कंज्यूमरिज्म और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑलरेडी मार्केट में इतना ज़्यादा है, तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना, अपने आने वाली जनरेशन को ये सिखाना कि आपको इनसे कैसे बच के रखना है, आपको इनसे अपनी वेल्थ को कैसे बचाना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा ना जो हमारी स्कूल की एजुकेशन है, उसके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती। आपको एकेडमिकली कैसे आगे बढ़ना है, ये तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, वेल्थ कैसे बचा के रखनी है, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो इसे सिखाने का जो पूरा भार है वो हम लोगों पे आता है। आने वाली जनरेशन को हमने वेल्थ दे दी अपनी, हमारी वेल्थ उनके पास ही पास ऑन होती है। बट अब उन्हें उस वेल्थ को कैसे प्रिजर्व करना है, वो भी सिखाना हमारा ही काम है। तो उसे सिखाने के लिए हम अपने बच्चों को क्या-क्या चीज़ें सिखाएँ? पहला, हम उन्हें ये सिखाएँगे कि किस तरीके से वो हमारी वेल्थ, अपनी वेल्थ को बचा के रखें। इसका क्या मतलब है? आप किसी भी लग्ज़री चीज़ों को अपनी वेल्थ से खर्चा ना करें। वेल्थ को कभी खर्च नहीं करना होता, ये सब आप उन्हें सिखाओगे। वेल्थ के डिस्ट्रॉयर्स के बारे में सिखाओगे और वेल्थ की मैनेजमेंट के बारे में सिखाओगे कि आप कैसे-कैसे अपने डिस्ट्रॉयर्स से अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप बच्चों को ये सिखाओगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, मनी कैसे काम करती है और किस तरीके से वो अपनी वेल्थ भी एक्यूमुलेट करी, ताकि आपकी जोड़ी हुई वेल्थ में और वेल्थ बढ़ा के वो अपनी जो ग्रोथ है वो और बढ़ा सके, अपना ग्रो कर सकती है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो एक वेल्थी बनने की जो जर्नी है ना, यहाँ पे आके आपकी कंप्लीट होती है। पहले आपने क्या किया, वेल्थ के पिरामिड के अंदर आपने पहले खुद का माइंडसेट बनाया, एक्सपेंस टू इनकम रेशियो सही करी, सेविंग करी, फिर सेविंग को इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टिंग करने से ही आपकी वेल्थ बननी शुरू होती है। फिर उसके बाद आप पहले खुद वेल्थ के डिस्ट्रॉयर्स को समझ के वेल्थ की प्रिजर्वेशन करोगे। फिर वो वेल्थ क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन में पास ऑन होगी, तो आप आने वाली जनरेशन को भी सिखा के रखोगे कि किस तरीके से आपको हमारी जो वेल्थ है उसको बचा के रखना है। तो इस तरीके से आप वेल्दी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को आप दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके।
किसी भी तरह की आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप इन सारे सोर्सेज पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।